गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश पटेल प्रगति आईएएस में जीएस का टीचर हूँ। आज हम लोग प्रगति आईएएस के बैनर तले मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे या मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 35 में बताया गया है। इसके बारे में चर्चा की गई है। इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक ऐसे अधिकार या एक ऐसा दस्तावेज जिससे पूरा का पूरा व्यवस्था ही चेंज हो जाए। तो आप देखते होंगे कि अमूमन किताबों में आप देखते होंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, लेकिन अनुच्छेद 12 वो राज्य की परिभाषा बताता है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार हमें किसके खिलाफ मिले हैं, ये अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं, तो ये राज्य के खिलाफ मिले हैं। तो मौलिक अधिकार को समझने से पहले उस राज्य को समझना होगा कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से संस्थाएं आती हैं। और अनुच्छेद 13 उन अधिकारों की बात करता है जो आजादी से पहले, वैसे अधिकार जो आजादी से पहले हमको मिले हुए थे, जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों जैसे ही व्यवहारित किए जाते हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं। इन सब चीजों को समझने से पहले यह समझना होगा कि मौलिक अधिकार कहां से आए, किस देश से मौलिक अधिकार की संकल्पना आई, या सबसे पहले किस देश में इस मौलिक अधिकार का जन्म हुआ। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो क्या सबसे पहले अमेरिकी संविधान में ही मौलिक अधिकार की चर्चा हुई? जी नहीं। ये अगर एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से अगर देखेंगे तो हाँ, बिल्कुल अमेरिकी संविधान में ही मौलिक अधिकारों की चर्चा मिलती है। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं, या आप सब लोग भी जानते होंगे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि वो लिखा हुआ नहीं है, वो एक अलिखित संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि अलग अलग राजवंशों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार वो पूरा का पूरा व्यवस्था बनाया गया है, इसलिए उसे अलिखित संविधान कहते हैं। और लिखित संविधान का मतलब कि एक संविधान सभा द्वारा जिस कानून का निर्माण किया गया है उसे लिखित संविधान कहते हैं। तो लिखित रूप से अगर देखेंगे तो सबसे पहले संकल्पना अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों की आती है, और वहीं से भारतीय संविधान में इसको जोड़ दिया गया, या वहीं से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को रखी गई। परंतु सबसे पहले मौलिक अधिकार की चर्चा अगर हम देखेंगे तो हमको थोड़ा सा विश्व इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, और वहां पे हमको 1215 या 1216 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में एक राजा हुआ करता था, और राजा के जो सामंत हुआ करते थे उनको हम मेनर कहते थे। तो राजा और मेनर्स मतलब ये उच्च जाति के लोग हुआ करते थे। तो राजा और मेनर के बीच एक बार अधिकारों को लेकर उनके राजा जो है वो मेनर्स के अधिकार को लेने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे उनको ऑटोनॉमी मिली हुई थी, तो मेनर्स के अधिकारों को लेने का प्रयास कर रहा था। तो सभी मेनर जो है वो एक जगह इकट्ठा हुए और वो राजा के खिलाफ एक आंदोलन के तरीके, शांतिपूर्ण एक आंदोलन करने लगे, क्योंकि ये मेनर जो है वो राजा को युद्ध और अन्य संवैधानिक परिस्थितियों में, अन्य विशेष परिस्थितियों में राजा को बहुत मदद किया करते थे। तो राजा जब मेनर्स के अधिकारों को छीनने लगे तो सारे मेनर एक तरफ हो गए और राजा एक तरफ हो गया। जब ये बात राजा को पता चले कि सारे मेनर अपने अधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं, तो राजा ने क्या किया कि 1216 ईस्वी में एक शांतिपूर्ण एक समझौता हो गया मेनर्स और राजा के बीच इंग्लैंड में, और वहां पे मेनर्स को बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे अधिकार दे दिए गए। आधुनिक युग में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है या मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना है वो 1216 ईस्वी से प्रारंभ मानी जाती है। उसके बाद इसको किसी संविधान में, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर किसी देश का संविधान लिखा गया है तो वो अमेरिकी संविधान को लिखा गया है। सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिकी संविधान है। तो अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार को सबसे पहले लिख दिया गया, लेकिन यह भी मूल संविधान में नहीं लिखा गया था। तो कब लिखा गया? जब अमेरिकी संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय चर्चा हुई कि मौलिक अधिकार को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो दो धड़े विभक्त हो गए। उन दो धड़ों में से एक धड़ा कहता है कि मौलिक अधिकारों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सर्वोपरि है, और जनता जब सर्वोच्च है, जब शासन के सबसे ऊपरी पद पे जनता है, तो फिर उसको अधिकारों की क्या आवश्यकता है। लेकिन एक दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं, आप अधिकारों को लिख दीजिए और लिख के राज्य और नागरिकों के बीच एक सीमा रेखा खींच दीजिए, जिसके माध्यम से न तो राज्य मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास करेगा और नागरिक भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे। तो ये इन चर्चाओं के बीच फिर जाके 1791 ईस्वी में एक ही दिन 1791 ईस्वी में अमेरिका में सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया, और एक ही दिन में 10 संविधान संशोधन कर डाले
गए। अब एक ही दिन 10 संविधान संशोधन कर दिए गए, लेकिन वहां क्या किया गया कि वहां मौलिक अधिकार नाम नहीं है, उन अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स दिया गया, उनको नाम दिया गया बिल ऑफ राइट्स। एक ही दिन अमेरिकी संविधान में 10 संविधान संशोधन किए गए और बिल ऑफ राइट्स के नाम से मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद अब हम आते हैं कि मौलिक अधिकार भारत में कब जोड़े गए। तो मूल संविधान जो हमारा मौलिक संविधान जो बना, मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें उसके भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 35 के बीच मूल अधिकारों की चर्चा मिलती है। तो मौलिक अधिकार को समझने से पहले हमको समझना होगा कि अधिकार क्या है। तो सबसे पहले हम अधिकार की परिभाषा देख लेते हैं। अधिकार की परिभाषा के बाद देखेंगे अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उनके बाद देखेंगे अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, नागरिक अधिकार। फिर नागरिक अधिकार के अंतर्गत 2 प्रकार के अधिकार हैं, एक संवैधानिक अधिकार, दूसरा वैधानिक अधिकार। फिर संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आपका जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक लिखा हुआ है मूल अधिकार, और उसके बाद कुछ और अधिकार हैं जो संविधान में ही लिखे हुए हैं लेकिन मूल अधिकारों से इतर है, मतलब वो मूल अधिकार से अलग है। तो यहां तक पहुंचने से पहले हम समझते हैं कि अधिकार क्या है। तो एक छोटा सा परिभाषा अधिकार का कि वे बाह्य परिस्थितियां जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, अधिकार कहलाते हैं। एक बार फिर से, वे बाह्य परिस्थितियां जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, अधिकार कहे जाते हैं। आगे आते हैं तो फिर समझते हैं अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। तो अधिकारों की आवश्यकता अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए, तो एक तो नागरिक भी अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और राज्य भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय मानव के जो मूल अधिकार हैं उनको बनाए रखने की व्यवस्था करेगा। दूसरा, ये नागरिकता के आधार है। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं, कुछ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, कुछ नागरिकों को प्राप्त होते हैं, लेकिन सभी मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं और कुछ मौलिक अधिकार जो है वो विदेशियों को प्राप्त होते हैं। जैसे भारतीय संविधान में जो वैसे अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो अधिकारों की आवश्यकता में दूसरा पॉइंट जो था वो है कि नागरिकता का आधार होते हैं। तीसरा है लोकतंत्र का आधार होते हैं। अब लोकतंत्र के आधार का मतलब क्या है कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की परिभाषा आप जानते हैं, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। और अगर जनता को अधिकार ही नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र अपने मूल जो इसका जो जहां पहुंचना है लोकतंत्र को, वो उसमें लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। तो ये लोकतंत्र का आधार है। अगला है अधिकारों के कर्तव्यों के पूरक है। आप अपने अगर किसी को अपने अधिकारों की पूर्ति करना है, जैसे शिक्षक का अधिकार क्या है, शिक्षा देना, और विद्यार्थी का अधिकार क्या है, उस शिक्षा को प्राप्त करना और देश के विकास में योगदान देना। तो जैसा कि 4 पॉइंट हम देखे अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। पहला, दायित्वों का निर्वहन, दूसरा नागरिकता का आधार है, तीसरा लोकतंत्र का आधार है और चौथा अधिकार कर्तव्य पूरक होते हैं, जिसमें आप शिक्षक और विद्यार्थी का एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद आते हैं अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो एक प्राचीन काल से ही चली आ रही अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आज आपको बताते हैं अधिकार जो है वो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार और नागरिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार वैसे अधिकार जो प्रकृति द्वारा दिए गए हों और प्रकृति द्वारा ही सुरक्षित किए जाते हैं। वैसे अधिकार जो प्रकृति द्वारा ही दिए गए हों और प्रकृति द्वारा ही सुरक्षित किए जाते हों। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे जन्म लेने का अधिकार और मरने का अधिकार। प्रकृति ने हमको जन्म दिया है और प्रकृति ही हमें मार सकती है। आप देखते होंगे लोग छत से गिर जाते हैं और जिंदा बच जाते हैं, लेकिन कोई सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति जिसको थोड़ा सा ठोकर लगता है और वो भी मर जाता है। तो ये प्रकृति द्वारा चुने हुए हैं कि प्रकृति जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उस तरीके से उसका अधिकार देगी या उसके अधिकार को छीन लेगी। अगला आते हैं मानव अधिकार। तो ऐसे अधिकार जो प्रकृति और समाज द्वारा दिए गए हों तथा समाज द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। मानव अधिकार की परिभाषा है कि वैसे अधिकार जो प्रकृति और समाज द्वारा दिए गए हों परंतु समाज द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं।
इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि जैसे प्रकृति ने आपको जन्म दिया, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था के तहत आप कपड़े वगैरह पहनने का अधिकार आपको, आप नंगे समाज में नहीं घूम सकते हैं, तो समाज ने ये अधिकार दिया आपको कि आप कपड़े पहन के घूम सकते हैं। और भी ऐसी व्यवस्था है, जैसे प्रकृति ने आपको जन्म दिया, आप भोजन वगैरह खेती वगैरह करने का, तो ये सारे अधिकार समाज द्वारा सुरक्षित होते हैं, आपके संपत्ति का अधिकार समाज द्वारा सुरक्षित होते हैं। अगला देखते हैं नागरिक अधिकार। ऐसे अधिकार जो किसी विशिष्ट देश के संविधान और विधान के द्वारा सुरक्षित किए जाते हों। नागरिक अधिकार वैसे अधिकार जो किसी विशिष्ट देश के संविधान और विधान के द्वारा सुरक्षित किए जाते हों, उन्हें नागरिक अधिकार कहते हैं। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत, अब नागरिक अधिकार के अंतर्गत जब आते हैं तो हम देखते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। नागरिकों को दो प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, एक संवैधानिक अधिकार और एक वैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार क्या होता है? जो एक कानून, एक हमारी किताब है संविधान, तो उस संविधान के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए हों, उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। और वैसे अधिकार जो कानून बनाकर, संसद द्वारा कुछ कानून बनाकर कुछ अधिकार प्रदान कर दिए गए हों, उन्हें वैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे वैधानिक अधिकार की परिभाषा में अगर देखेंगे, जैसे आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये एक कानूनी अधिकार है। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2005 में आरटीआई अधिनियम बनाकर इस कानून को लागू किया गया और ये नागरिकों को किसी भी संस्था से सूचना मांगने का अधिकार है। आप राष्ट्रपति से भी उनके कर्तव्यों को, उनके कार्यों को लेकर आप सूचना मांग सकते हैं। तो ये हुआ वैधानिक अधिकार। हम लोग आते हैं संवैधानिक अधिकार, और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार और मूल अधिकारों से इतर अधिकार। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक था मूल अधिकार, यहाँ हम लोग पहुंचे हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार किसे कहते हैं? सबसे बड़े इसकी एक परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है कि मूल अधिकार कहते किसे हैं। तो ऐसे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में, ऐसा अधिकार जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है तथा उसकी गारंटी प्राप्त है, इन अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। फिर से एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैसे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं तथा इन्हें संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त है, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। अब मूल अधिकारों से इतर अधिकार कौन हो सकते हैं? तो वैसे अधिकार जो संविधान में लिखे गए हैं, मतलब वैसे अधिकार जो संविधान के भाग 3 से अलग लिखे गए हैं। और भी अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 में है, वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 325 में है, और चुनाव लड़ने का अधिकार अनुच्छेद 326 के तहत मिला हुआ है। ये भी एक अधिकार है, लेकिन ये संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त नहीं है। आप चाहेंगे तो सब लोगों को सरकार कैसे चुनाव लड़ने दे सकती है? तो एक क्राइटेरिया है, एक वहां पे एक मानदंड होगा। उस मानदंड को जब तक आप पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार के लिए भी आपको एक सर्टेन एज तक पहुंचना पड़ता है, जैसे 18 साल हो जाएंगे उसके बाद ही आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। परंतु मौलिक अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं और संविधान द्वारा ही गारंटी प्राप्त है। तो ये गारंटी कहां मिली हुई है? ये गारंटी अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत आप इसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तथा अनुच्छेद 226 के तहत इसको लागू करवाने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये मौलिक अधिकार की एक परिभाषा। मौलिक अधिकार किसके खिलाफ प्राप्त है? मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ प्राप्त है। कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो नागरिकों के खिलाफ भी प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15(2) जो है वो नागरिकों को भी किसी मौलिक अधिकार के हनन से प्रतिबंधित करता है। तो आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार की परिभाषा और किस तरीके से मौलिक अधिकार तक पहुंचे, जैसे अधिकार होते क्या है, अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हम देखें मौलिक अधिकार की परिभाषा। अगले क्लास में हम लोग फिर आगे अनुच्छेदों से शुरू करेंगे और लास्ट अनुच्छेद 35 तक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों।